नमस्कार और शुभ संध्या। ग्लो वेबिनार्स के इस महीने के वेबिनार में आपका स्वागत है। ग्लो यानी जेन्युइन, लविंग, आउटस्टैंडिंग वुमेन हार्टफुलनेस संस्था की विश्व भर की महिलाओं तक ध्यान पहुंचाने की एक पहल है। इस महीने हमारा शीर्षक है शांत बचपन, शांत जीवन और हमारे साथ हैं डॉक्टर नमिता भट्ट। डॉक्टर नमिता भट्ट ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज प्रोफेशनल हैं और उनका स्पेशलाइजेशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है। पिछले 15 वर्षों से वे रिसर्च, एक्सटेंशन और ट्रेनिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। उन्होंने काफ़ी पेरेंट टीचर वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स प्रिपेयर किए हैं। उन्हें एकेडमिक और रिसर्च एक्सीलेंस के काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं। फिलहाल वे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर और सेंटर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग में विजिटिंग फैकल्टी ऑफ द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा हैं। वे एक ट्रेन योगा इंस्ट्रक्टर हैं और उनके शौक हैं रीडिंग, ट्रैवलिंग और नए कल्चर्स से पहचान करना और उन्हें एक्सप्लोर करना। हमें बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ आए हैं और आपका स्वागत है। धन्यवाद सारा। मेरी ओर से हार्टफुलनेस की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं ग्लो वेबिनार सीरीज के लिए, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ कि आप ये जो एफर्ट है पूरी दुनिया को एक साथ लाने के लिए, शांति की पहल, मेरे ओर से आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं एंड आई विश गॉड स्पीड टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद। आपकी जो फील्ड है उसका नाम इतना नया है, काफ़ी लोगों ने सुना नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट है। जैसे हमने ऐसी फील्ड्स के नाम सुने हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो जाहिर सी बात है क्योंकि इसका नाम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ है, ये उससे अलग है। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि ये क्या है? Yes. Sarah, human development and family studies is a बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। सबसे पहले तो मैं उसके रिलेटेड कुछ मिथ्स एड्रेस करना चाहूंगी। आपने बहुत सही कहा कि ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मैनेजमेंट, ये वो बहुत सारे मिथ्स इसके साथ एसोसिएटेड है। साइकोलॉजी बोलते हैं क्योंकि वो जानी पहचानी सी फील्ड है। देखिए, साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी है माइंड और बिहेवियर का। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज हिस्टोरिकली अगर हम देखने की कोशिश करें तो आज से 100 साल पहले द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बिगैन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बच्चे कैसे बड़े होते हैं। धीरे धीरे इस फील्ड का इवोल्यूशन हुआ और चाइल्ड डेवलपमेंट से हम ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ गए। ह्यूमन डेवलपमेंट में हमें बहुत क्लियरली ये समझ में आया कि हम आइसोलेशन में कभी भी बड़े नहीं होते। कोई भी इंसान, मनुष्य का अवतार जिसे है, वो आइसोलेशन में बड़ा होता है। तो भाई कौन से कॉन्टेक्स्ट में ह्यूमन बीइंग्स डेवलप होते हैं? तो भाई जनरली स्पीकिंग फैमिलीज के वाज द ऑब्वियस आंसर। फैमिलीज के काफी सारे रूप होते हैं, रंग होते हैं, सारी टाइप्स होती है, बट इवेंचुअली एक फील्ड क्रिस्टलाइज हो पाया, एक नैरो डाउन हो पाया, जिसे हम आज ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज के नाम से जानते हैं। एसेंशियल फोकस 3 चीजों पे है इस फील्ड में। सबसे पहला है कि द फील्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग। हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसानों में कंसेप्शन से लेकर डेथ तक किस तरीके के बायोलॉजिकल यानी अंदरूनी शारीरिक चेंजेस और किस तरीके के मानसिक या साइकोलॉजिकल चेंजेस उत्पन्न होते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, हम ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स को चेंज बहुत पसंद है। किस तरीके से? एक पुरानी सी कहावत है, बहुत खूबसूरत भी है, कि देयर इज नथिंग कांस्टेंट इन लाइफ एक्सेप्ट फॉर चेंज। तो ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स हैं, उनका सबसे ज्यादा नाता होता है इस चेंज से। इंसानों में अलग अलग एज ग्रुप में चेंजेस आते हैं, वो तो हमने देखा, बट ये चेंजेस क्यों हुए,
ये चेंजेस का इम्पैक्ट उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे किस तरीके से होता है, ये चेंजेस के ऊपर की असर क्या फैमिली की थी, क्या उसके आसपास के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की थी, या तो फिर उसके आसपास के एनवायरनमेंट की थी। यानी हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन ऑफ द चेंजेस जो इंसानों में होते हैं। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो फील्ड है, ये चेंजेस जानने के बाद, ये चेंजेस समझने के बाद, हम सालों के रिसर्च का जो इंसाइट है हमारे पास, उससे हम एक ह्यूमन बीइंग को अपने फुलेस्ट पोटेंशियल तक अगर पहुंचना है तो कौन सी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकती है और कौन सी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकती है, वो नॉलेज हमारे पास होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसर्च ने, सालों की रिसर्च ने हमें ये बताया है कि अगर एक बच्चा अपने पहले लाइफ के पहले 8 साल, जो अर्ली इयर्स हम जिसे बोलते हैं, जो फाउंडेशनल इयर्स गिने जाते हैं, अगर वो बच्चा इन सारे सालों में एक अब्यूजिव होम एनवायरनमेंट में रहे, जहां पे सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, फिजिकल अब्यूज हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, वर्बल अब्यूज हो रहा है, तो सालों के रिसर्चर्स ने हमें ये बताया है कि जिन बच्चों को इस तरीके का वातावरण उनके शुरुआती सालों में मिला है, वो बड़े होके जब उनकी फैमिली होगी और वो एडल्ट्स बनेंगे, तो ये सारे बिहेवियर वो अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली में नेचुरली ही रिपीट करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। इस बच्चे का जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इस फैमिली को के पास हम आके उनको काउंसलिंग की मदद से उनको समझा सकते हैं कि इस तरीके का वातावरण बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ सकता है। तो आप ये सारी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर दीजिए, इस तरीके का एनवायरनमेंट रखिए। 20 साल बाद ये बच्चा जो नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता था, जो अपनी फैमिली के साथ भी ये बिहेवियर्स रेप्लिकेट कर सकता था, उससे हम उसे इसी उम्र में वापस लेके आए हैं और हमने उसको उस ट्रैजेक्टरी से निकाल दिया है जिस ओर वो जा रहा था। तो ऐसी तरीके से ये जो एक प्रेडिक्टिव जो एस्पेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट फैमिली स्टडीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उसका एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो पब्लिक पॉलिसी का। जैसे अभी फॉर एग्जांपल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2019-2020, तो आपने अगर देखा होगा कि अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स को काफी इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो अभी तक की हमारी इंडिया में जो नेशनल पॉलिसी थी उसके ऊपर नहीं था, लेकिन इस पॉलिसी में इसे इंक्लूड किया गया है। रिलेंटलेसली ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स ने पिछले 20, 25, 30 सालों से अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स का एडवोकेसी की वजह से आज ये आप एनईपी में अर्ली चाइल्डहुड का एक कंपोनेंट देख सकते हैं। इसका स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइड है और आपने इतनी बात की अर्ली इंटरवेंशन के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि ये चाइल्डहुड में ही हो सकता है क्योंकि बच्चे बिहेवियर तब सीख रहे होते हैं। तो यदि हमें कोई बिहेवियर करेक्ट करना हो तो हमारे पास वही एक मौका है। तो और ये भी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का पहले नाम चाइल्ड डेवलपमेंट था। चाइल्ड डेवलपमेंट या अर्ली चाइल्डहुड ह्यूमन डेवलपमेंट में इतना एसेंशियल, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? डेफिनेटली देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज जैसे अभी अभी सारा ने बताया, अगर उसके इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये शुरू हुआ था द फील्ड 100 साल, करीबन 100 साल पहले से हमने साइंटिफिक स्टडी बच्चों के बारे में, धीरे धीरे हमें समझ में आया कि बच्चे अकेले आइसोलेशन में कभी बड़े नहीं ना, पेरेंट्स की इन्फ्लुएंस, टीचर्स की इन्फ्लुएंस, सोसाइटी की इन्फ्लुएंस, जिस देश में बड़े होते हैं इसके इन्फ्लुएंस, तो धीरे धीरे ये फील्ड ह्यूमन डेवलपमेंट बन गई। और क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि फैमिलीज जनरली, अब फैमिली के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, राइट? सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जिन्होंने जन्म दिया है वो बच्चे के फैमिली है, फैमिली बहुत वाइड टर्म है। तो धीरे धीरे फिर चाइल्ड डेवलपमेंट से लेके ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट से लेके ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, क्योंकि बच्चे एक पर्टिकुलर फैमिलियल कॉन्टेक्स्ट में बड़े होते हैं, ठीक है। अब हमारी बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस को अक्रॉस द लाइफ स्पैन समझने के लिए हमने पूरी लाइफ स्पैन को स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। किस तरीके से? कुछ शब्द तो शायद आपने भी सुने होंगे, जैसे हम बोलते हैं प्रीनेटल स्टेज, पोस्टनेटल स्टेज, नियोनेट्स,
इन्फेंसी, टॉडलरहुड, एडोलेसेंस, मिडिल एज, एल्डरली। अब हमने सिर्फ हमारा काम आसान करने के लिए ही ये स्टेजेस के नाम नहीं रखे हैं। ये हर एक स्टेज की खुद की लाक्षणिकताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और ये हर एक स्टेज का एक टाइम फ्रेम रहता है। जैसे एक 5 साल का बच्चा है तो उसे हम नहीं बोलेंगे कि वो इन्फेंसी स्टेज में है, क्योंकि इन्फेंसी की अपनी बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस से वो स्टेज पूरा घिरा हुआ होता है। और अर्ली चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड जो है वो अपने एक कैरेक्टरिस्टिक्स और अपने एक बायोलॉजिकल चेंजेस से घिरा हुआ होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स जो बोलते हैं, जिस दिन से बच्चा कंसीव होता है से लेके रफली 8 साल की उम्र, इस स्टेज को हम ट्रेडिशनली अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स बोलते हैं। पूरी लाइफ स्पैन में अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है एक इंसान के फ्यूचर के लिए, एक इंसान की पर्सनालिटी के लिए, तो वो ये स्टेज रहता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 2-3 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। सबसे पहला एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है जो न्यूरोसाइंस का है, न्यूरोबायोलॉजी जिसे बोलते हैं, कि बच्चे का बेसिक ब्रेन आर्किटेक्चर वो पहले 8 सालों में एकदम फिक्स हो जाता है। And this is in no uncertain terms. 90% of the child's brain development पहले 8 साल तक खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आगे जाके वो पूरा हो जाता है, बट ये 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट। नाउ अगर हम पूरे एडल्ट लाइफ स्पैन के बारे में गिरे, अगर एवरेज 80 इयर्स हैं और ये पहले 8 साल है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ये 8 सालों में जिस स्पीड से बच्चे की डेवलपमेंट होती है और जो रिमेनिंग जो 75-70 इयर्स जो है उसका जो पूरा लाइफ स्टेज है, तो टाइम वाइज भी आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो जो एडल्ट ह्यूमन पर्सनालिटी है उसकी नींव, उसका फाउंडेशन अर्ली इयर्स में सेट हो जाता है। किस तरीके से? शुरुआती सालों में बच्चे को जितना रिस्पॉन्सिव और नर्चरिंग केयर गिविंग मिले, ख्याल हम सभी रखते हैं बच्चों का अक्रॉस द वर्ल्ड। साइंटिफिक रिसर्च हमें ये बताता है कि ये जो केयर का कंपोनेंट है उसमें भी हम थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, किस तरीके से कि ये बच्चा अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच पाए। तो रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग, किस तरीके का रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग? आप सभी ने स्पोर्ट्स खेला होगा, है ना? जैसे टेनिस की एक गेम है, उसमें बेसिक फंडा क्या है उसका, कि मैंने सर्व किया, किसी ने उस सर्व को रिटर्न किया, मैंने वापस सर्व किया, मुझे वो सर्व रिटर्न में मिला। बच्चे के अर्ली इयर्स में पेरेंट्स या केयर गिवर्स या उसके आसपास, उसके पहले एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं, यानी उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके चाचा चाची, उसके मामा मामी, एवरीबॉडी, ये किस तरीके की बॉल उसको सर्व करते हैं? क्या वो नर्चरिंग है? क्या वो रिस्पॉन्सिव है? तो जितना इस ग्रोइंग ब्रेन को एक रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग मिलेगा, उतना ही बच्चे का ब्रेन उतने अच्छे से डेवलप हो पाएगा। हाँ, और मैं ये बोलूंगी क्योंकि मुझे पता है कि हमें थोड़ा मारने की आदत होती है छोटे बच्चों को, और पेरेंट्स ये भी बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ये कन्विंस कर लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा मारे ना तो चलता है। लेकिन मैं सबके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि फिजिकल पनिशमेंट जो है उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं इन अर्ली इयर्स में, राइट? किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकते हैं? सिर्फ बच्चे रोएं, साइड पे बैठ जाएं, ये नहीं। अगेन, न्यूरोसाइंस हमें क्या समझाता है? जो बच्चे बहुत ज्यादा एब्जेक्ट पॉवर्टी जिसे हम बोलते हैं, वेरी वेरी पुअर, रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग नहीं मिलता है, स्टिम्युलेटिंग नर्चरिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, इन बच्चों के जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो हम चेता तंतु जिसे बोलते हैं, जिससे हमारा ब्रेन, द ब्रेन इज फुल ऑफ न्यूरॉन्स, राइट? ये न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं? वो एक दूसरे से कनेक्शन बना के काम करते हैं। जिन बच्चे के न्यूरल कनेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, उसके उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि एक वो पॉजिटिव डेवलपमेंट की ट्रैजेक्टरी वो फॉलो करेगा। लेकिन कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट फियर, कांस्टेंट बच्चे को धमका के रखना, कॉन्स्टेंटली बच्चों को एक वेरी वेरी डरावना सा माहौल तैयार करना कि अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये हो जाएगा,
बट ये वातावरण में रहने से स्पेशली पहले 8 साल तक टॉक्सिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट होता है बच्चों की, और बच्चे स्ट्रेस, पॉवर्टी, फियर, एंजाइटी सब चीजें फेस करें तो उनके ये जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जैसे जैसे न्यूरल कनेक्शंस टूटने लगते हैं उनकी आगे सीखने की तैयारी, इमोशनली बैलेंस्ड होने की तैयारी, उनकी लाइफ में हंस के जीने की तैयारी, वो हम धीरे 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 कम करते जाते हैं। अगर अर्ली चाइल्डहुड में ठीक से नींव नहीं रखी गई, रिस्पॉन्सिव, केयर गिविंग, लविंग एनवायरनमेंट बच्चों को नहीं दिया गया, तो आगे आप खुद सोच सकते हैं कि वो किस तरीके के एडल्ट्स हो जाएंगे। ओके सारा, सो थैंक यू सो मच। ये इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि अर्ली चाइल्डहुड का इम्पोर्टेंस क्या है, और आपने ना बहुत ही ब्यूटीफुली टच अपॉन किया हमारे टॉपिक पे, जो है शांत बचपन शांत जीवन, कि यदि बच्चे बचपन में स्ट्रेस फेस करते हैं तो उनका वही एक उनका लाइफ की तरफ एटीट्यूड ही एक रेडी एटीट्यूड होगा कि मुझे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में ही रहना है। सो ऐसे बच्चे यदि वो सीखना नहीं चाहे आगे चल के, मतलब एजुकेशन का उनका फिर वो किस तरह एजुकेशन को अप्रोच करते हैं, वो सही से हम उसका फाउंडेशन नहीं बिठा रहे हैं। उनके हंसने खेलने की जो तासीयत है वो हम उनसे छीन रहे हैं। तो डेफिनेटली वो लोग पीसफुल एडल्ट्स नहीं बन सकते हैं। अगर वे आगे चल के अब्यूजिव बने तो ऑब्वियसली उस घर में फिर पीस हो नहीं सकती है। तो इसीलिए मैं आपसे अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है शांत बचपन शांत जीवन। उसमें ये जानना चाहेंगे आपसे कि छोटे बच्चे जब अग्रेसिव हो जाते हैं तो पेरेंट्स या तो उन्हें डांट डपट के रख देते हैं, या तो फिर उन्हें ऐसा बोलते हैं अच्छा चलो छोड़ो, शैतानी है, तूफानी है, नटखट बच्चा है। तो इस अग्रेशन को हैंडल करने का क्या सही तरीका है कि बच्चे आगे चल के भी वो अपने ध्यान में रखे कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है और ये बिहेवियर मैं कर सकता हूँ? सो सारा, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत अच्छा सवाल है। इसे थोड़ा रिवर्स में अगर देखें तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। बच्चों में एग्रेसिव टेंडेंसीज को हम कैसे हैंडल करें। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को थोड़ा स्टेप बैक, पेरेंट्स हैं या केयर गिवर्स हैं, एग्रेशन का जो रूट है वो हमें हमारे फैमिली में, हमारे घर में सबसे पहले उसका रूट वहां से ढूंढना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि बच्चे हैं वो हमेशा ही हमें रेफरेंस पॉइंट रखते हैं। आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड अगर एक 3 या 4 साल का बच्चा है वो उसके पेरेंट्स को इमिटेट नहीं करेगा। बड़े हैं, हमारे इंटरेक्शंस अलग होते हैं, हमारे मोटिवेशंस अलग होते हैं, हमारे रीजंस अलग होते हैं। कभी कभी एग्रेशन हो जाता है हमसे, खुद से एंगर हो जाती है, काफी सारे ऐसे नॉन डिजायरेबल बिहेवियर्स का सहारा हमें लेना पड़ता है ड्यू टू एक्स नंबर ऑफ रीजंस। कभी फाइनेंशियल क्राइसिस है, कभी इकोनॉमिक रीजंस हैं, कभी फैमिलियल, सोसाइटल, अ लॉट ऑफ रीजंस, राइट? सो एग्रेशन को हैंडल करने की शुरुआत मुझे लगता है एडल्ट्स को करनी चाहिए। सीधा बच्चे को डांट के, उसे मार के वहां से शुरुआत करने से थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा अगर हम सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि मैं कौन सी सिचुएशंस में ट्रिगर हो जाती हूँ, मेरे ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, मुझसे किस सिचुएशन में गुस्सा हो जाता है। ज्यादातर 80 to 90% ऑफ द टाइम्स बच्चों का एग्रेशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द एग्रेशन डिस्प्लेड बाय द मदर और द फादर और एनी अदर फैमिली मेंबर्स जिसके साथ ये बच्चा रह रहा है। तो जैसे ही बात यहाँ पे आती है कि बच्चों की एग्रेसिव टेंडेंसीज के साथ कैसे डील किया जाए, तो पहला स्टेप है पेरेंट्स खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करें। दूसरा, कई बार क्या होता है कि एक्सपोजर टू मीडिया, गलत तरीके का मीडिया, हमें पता नहीं है बट हमारे बच्चे कुछ गलत तरीके का मीडिया कंज्यूम कर रहे हैं, वायलेंट कार्टून्स देख रहे हैं, वायलेंट मूवीज देख रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए कि बच्चे की जो एग्रेसिव टेंडेंसीज हैं वो उसका नेचुरल स्टेट नहीं है। बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली बच्चों का नेचुरल स्टेट हैप्पीनेस का होता है, राइट, आनंद का होता है।
तो मुझे लगता है कि एग्रेशन को डील करने में अगर उस बच्चे के एग्रेशन को, नंबर 2 इज उस बच्चे के एग्रेशन को एज पेरेंट्स हम समझने की कोशिश करें कि ये बच्चा किस पॉइंट पे आके उसका एग्रेशन शुरू होता है। क्या वो शेयर करने में उसका एग्रेशन छुपा हुआ होता है, क्या किसी और चीज में किसी ने उसकी चीज ले ली, इंटरनली क्या वो डिस्कम्फर्ट में है, उससे किसी ने आज स्कूल में मारा, वो बता नहीं पा रहा है, कुछ इवेंट देख लिया शायद मोबाइल पे शायद टीवी पे और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो rather than डायरेक्टली स्कोल्डिंग चिल्ड्रन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि ये आ कहाँ से रहा है, तो मुझे लगता है एज एडल्ट्स, इवन विदाउट अ डील साइकोलॉजी और ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज, हम इतना तो एज पेरेंट्स हमारे बच्चों को समझ ही पाएंगे कि इस एग्रेशन का रूट है, अगर रूट पता चल गया है तो उसे हमें कैसे डील करना है वो भी हमें समझ में आता है। तीसरी बात, बच्चों के एग्रेसिव बिहेवियर्स को कभी भी रिपीट मत करिए। आपके फैमिली मेंबर्स के साथ फोन पे नहीं, किसी के साथ वीडियो कॉल में नहीं, इस बच्चे के फ्रेंड्स के सामने नहीं, नेबर्स के सामने नहीं, इस बिहेवियर को हमें ध्यान ही नहीं देना है। कई पेरेंट्स को मैंने क्या करते हुए देखा है कि दूसरे बच्चों के को कंपेयर करते हैं कि वो कितनी शांत है, वो कितना शांत बच्चा है, अपने मम्मी पापा का हर कहा मानता है, तू भी ऐसा बन। देखिए, हम सिर्फ हमारे बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में कंसर्न हमें रखना चाहिए। कंपैरिजन, लेबलिंग, ये सारी चीजों से हम अपने आप को जितना दूर रखें वो हमारे और हमारे बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, राइट। तो मुझे लगता है सारा ये 3 चीजें अगर हम हमारी डेली प्रैक्टिस में अगर इनकॉर्पोरेट करें, आपका तो पूरा टीम हार्टफुलनेस है, तो मुझे लगता है एग्रेशन को क्या हम हार्टफुली नहीं हैंडल कर पाएंगे? मुझे लगता है कर पाएंगे, डेफिनेटली। बिल्कुल, हम हार्टफुली हैंडल कर सकते हैं एग्रेशन को। और आजकल पता है पेरेंट्स अवेयर भी हो रहे हैं कि हाँ। मारना नहीं है। एटलीस्ट स्कूलों में तो जाके बोलते हैं कि मेरे बच्चे को डांटना नहीं है, मेरे बच्चे को मारना नहीं है। ये इतना अवेयरनेस तो आया है, और Yes. खुद भी कोशिश कर रहे हैं अवेयर होने की कि शायद मुझे अपने बच्चे को नहीं डांटना चाहिए। तो ये सारी चीजें आती हैं। वो लोग ना बहुत रीड करते हैं पेरेंटिंग पे, जब क्योंकि नए नए होते हैं, उन्हें किसी से एडवाइस नहीं लेनी है अपने कल्चर में से, तो वो लोग खुद रीड कर रहे हैं एक्सपर्ट्स की बातें। और ये एक्सपर्ट्स ज्यादा करके वेस्टर्न होते हैं और हम इंडिया में हैं। तो ये जो कल्चरल डिफरेंस है, वेस्टर्न लोग अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखते हैं डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज या अग्रेशन को कैसे हैंडल करें, जो शायद इंडिया में थोड़ी बहुत रेलेवेंट हो क्योंकि वो यूनिवर्सल होंगी, पर शायद थोड़ी बहुत बिल्कुल भी रेलेवेंट ना हो। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट भी एक कॉन्टेक्चुअल स्टडी है, तो कल्चरल वे में हम अग्रेशन को किस तरह हैंडल कर सकते हैं? कल्चरल आइडियाज ऑफ अग्रेशन क्या है इंडिया में? यस, वेरी ट्रू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर। आपने बहुत अच्छे से कहा कि जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट फील्ड रूटेड है अपने खुद के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, इम्पैक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कैसे होता है, वैसे ही मुझे लगता है अर्ली चाइल्डहुड के फील्ड में भी अगर हम ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को हमारे साथ रखें, बिकॉज अब देखिए, दिस इज हु वी आर, ये हम हैं, ये हमारे कल्चर्स है, ये हमारे रूट है, ये हमारी वैल्यू सिस्टम यहाँ से इमर्ज करती है, राइट। मैं एक छोटे से रिसर्च का रिजल्ट शेयर करना चाहूंगी कि 3 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें इंडिया भी फॉल करता है, साउथ ईस्ट एशिया में जैसे इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, इंडोनेशिया है, ये सारी जो कंट्रीज हैं उसमें एक छोटा सा रिसर्च किया गया और ऑलमोस्ट 100 बच्चों को, अलग अलग कंट्रीज के मिला के 100 बच्चों को पूछा गया कि बेटा आपके मुताबिक पीस क्या है। देखने जाए तो एडल्ट्स को ऐसा लगता है कि बच्चों को क्या समझ में आएगा कि पीस क्या है, और आज का जो हमारा थीम है कि शांत बचपन शांत जीवन, बट जो रिसर्चर्स थे वो प्लेजेंटली सरप्राइज थे कि बच्चों को एज यंग एज 3 years old, 4 years old, वो बहुत अच्छी तरीके से, हाँ, बोल नहीं सकते हैं ठीक से, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, इतना आर्टिकुलेशन उस एज तक नहीं हुआ होता है क्योंकि अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन उन्होंने ड्राइंग करके, उन्होंने गाने गा के, उन्होंने गाने को अलग तरीके से ट्वीट करके ये समझाने की कोशिश की कि शांति
और पीस जो है वो एक ऐसा माहौल है जिसमें हम हंस सकते हैं, जिसमें हम खेल सकते हैं, जिसमें मारपीट ना हो, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा भी ना झगड़े, मैं अपने भाई या बहन से भी ना झगड़ूं। यानी ये रिसर्च वैसे हमें बहुत कुछ कह रहा है जो हम सुनना नहीं चाहते हैं। ये एडल्ट्स की जरूरत है कि उनके पास से वो पीस सीखें, ऐसा मुझे लगता है। ये रिसर्च ने सिर्फ उसे रिट्रेट किया था, राइट। दूसरा, हमारा थोड़ा ज्यादा डिपेंडेंस बहुत सालों से वेस्टर्न फिलोसोफर्स पे हमेशा रहा है। इंडिया की बॉर्डर या साउथ ईस्ट एशिया के रीजन को अगर मैं वर्ल्ड मैप के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे जितनी कंट्रीज हैं और बस इस लेफ्ट साइड पे जितनी भी कंट्रीज आती है, वहां से कोई भी चीज अगर आती है तो वो इनहेरेंटली अच्छी है और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा लागू पड़ती है, ऐसा हमारा मानना है। फॉर्चुनेटली लास्ट 5 years में इसमें थोड़ा बहुत चेंज आया है। आई एम वेरी प्राउड टू से कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज के जो रिसर्चर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है ये कल्चरल नॉलेज को रेगुलर प्रैक्टिस में और रेगुलर नॉलेज में खींच के लेके आने का, कि भाई हमारे लिए वो लागू पड़ता है जिसमें हम बड़े हुए हैं, राइट। हमारे ढेर सारे आइडियाज हैं, कल्चरल आइडियाज हैं कि बच्चों को कैसे बड़ा करना है, शांति से कैसे बिहेव करना है, एग्रेशन, एंगर, ये सारी चीजों के हमारे बहुत सारे। और एंड सारा, यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि इवन दो चाइल्ड डेवलपमेंट जो फील्ड है वो 100 साल पहले शुरू हुई, जो तमिल लिटरेचर से थोड़े बहुत फेमिलियर हैं, सेंट तिरुवल्लुवर, उन्होंने आज 5000 साल पहले एक टेक्स्ट लिखी है जिसका नाम तिरुकुरल है। और सारा, इफ यू परमिट मी, मैं इसके बारे में कुछ एक्सर्प्ट्स इसमें से सुनाना चाहूंगी। ये इंग्लिश में है बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हिंदी में इसे समझाने की कोशिश करूँ। ये जो टेक्स्ट है वो तिरुवल्लुवर ने एथिक्स के ऊपर लिखी गई है, कि एक इंसान है, ह्यूमन डेवलपमेंट से पर्सनालिटी, एवरीथिंग। उस पॉइंट पे जा रही हूँ जो हमारे लिए और हमारे से सबसे ज्यादा रिलेवेंट। उन्होंने एग्रेशन की बात कर रहे हैं तो वी एसेंशियली मीन अनकंट्रोलेबल इमोशंस, एडल्ट्स में हो या बच्चों में हो, अबाउट इमोशंस। तो इन्होंने पेरेंट कौन है, तो उन्होंने कहा है कि पेरेंट है जो इंटेंस लव देता है। पेरेंटिंग का मतलब है कि किसी का गुरु बनना। पेरेंटिंग वो है फ्रीडम देना। किस बात की फ्रीडम देना? कि एक खुले वातावरण में आप खिल सको, ग्रो कर सको। पेरेंटिंग क्या है? कि भाई किसी को गाइड करना, सही मायने में गाइड करना। और पेरेंटिंग क्या है? कि भाई आप आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक लेगेसी ऑफ वैल्यूज छोड़ के जाए। जब हम एग्रेशन की बात करते हैं, टू गो बैक टू योर क्वेश्चन कि हमारे कल्चरल आइडियाज क्या है एग्रेशन के बारे में, तो माइंड यू, अगेन आई एम रिपीटिंग, 5000 साल पहले ये बात कही गई है और आप मुझे बताना कि आज के लिए रिलेवेंट रखती है कि नहीं। तो तिरुवल्लुवर ने इमोशंस और एग्रेशन के बारे में ये कहा है कि हमें पेरेंट्स हमेशा याद रखिए कि अगर आपके बच्चे में आपको एग्रेशन, गुस्से के लक्षण दिखे तो इसका कारण ये है कि आपने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान दिया है उनके बुरे बर्ताव के ऊपर, और बहुत कम ध्यान दिया है उनके अच्छे बर्ताव के ऊपर। अगर आपका बच्चा बहुत जल्दी किसी से जेलस हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसे तभी अप्रिशिएट करते हैं जब वो किसी भी एक काम को सक्सेसफुली पूरा करता है, और तब नहीं अप्रिशिएट करते हैं जब वो किसी भी एक टास्क को प्रोग्रेसिवली उसमें इंप्रूवमेंट दिखाए। कंप्लीट करे ना करे वो बात अलग है, पर उसकी प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट आपको नहीं दिख रही है। वो काम हुआ तो ही उसे अप्रिशिएट करो, अदरवाइज दूसरे सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। नेचुरल सी बात है कि बच्चे जेलस हो जाएंगे। अगर आपका बच्चा डरा सा रहता है, सहमा सा रहता है, तो सेंट तिरुकुरल ये बोल रहे हैं कि ये इस कारण होता है क्योंकि वो जब भी उसने कोई भी काम करने की शुरुआत की तो आप उसे वो काम खुद नहीं करने देते हो, खुद जंप कर जाते हो, लाओ मैं कर देती हूँ, तुम बिगाड़ दोगे, लाओ मैं कर देती हूँ, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, राइट। और भी उन्होंने काफी सारी चीजें कही हैं, कॉन्फिडेंस के ऊपर, सेल्फ एस्टीम के ऊपर। बच्चे रिबेल करते हैं, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं,
लेकिन बार बार अगर एक कॉमन थ्रेड में इनके राइटिंग में अगर देखूं, जो आज से सदियों पहले लिखी गई थी, तो मुझे लगता है आज भी हम इसी इश्यूज के साथ लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। आज के भी पेरेंट्स को यही सेम सवाल है जिनका आंसर उन्होंने अब से 5000 साल पहले दे के रखा है। बट थोड़ा अगर हम हमारे रूट्स के पास जाए तो हमें बहुत ही रिच नॉलेज मिलेगा, और मुझे लगता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कई बार पेरेंट्स को डर लगता है कि अभी तक मैं उसके साथ स्ट्रिक्टली और एकदम गुस्से से बिहेव कर रही थी, तो कल से अगर मैडम मैंने अपनी बिहेवियर चेंज कर दी तो उसके ऊपर बुरी असर नहीं होगी। नहीं, जिस दिन से जागे उसी दिन से सवेरा गिना जाता है, राइट। तो मुझे लगता है कि बच्चे के फ्यूचर इंटरेस्ट में, अगर आप चाहते हैं कि ये बच्चा एक अच्छा इंसान, एक गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री बने, इंडिपेंडेंट हो, और वो सारी पॉजिटिव क्वालिटीज जो हमें चाहिए कि हमारे बच्चे में हो, तो मुझे लगता है कि शुरुआत कल से नहीं, आज से ही, अभी से ही करनी चाहिए। बैक टू यू सारा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन था और मुझे बहुत अच्छा लगा ये टेक्स्ट के बारे में जान के। और ये 5000 साल पहले लिखा गया है हमारी कंट्री में। और एरिक्सन की भी जो थियोरी है, जैसे उसमें हम जब बात करते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, वो इसी की वजह से होता है। तो ये कहीं साइंटिफिकली कोरिलेट कर रहा है कि हमारे जो फिलोसोफर्स ने लिखा है वो ऐसे ही नहीं लिख दिया है, उन्होंने भी कुछ बहुत ही मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन से लिखा है। तो हाँ, ये मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। और क्योंकि इन्होंने पूरा पेरेंटिंग के बारे में लिखा है, और आपकी फील्ड ह्यूमन डेवलपमेंट है, आप प्रोफेसर हैं, आपने कई बैचेस पहले पेरेंटिंग फॉर पीस का कैंपेन रन किया था अपने मास्टर स्टूडेंट्स के साथ। तो पेरेंटिंग फॉर पीस क्या है? क्या पेरेंट्स सिर्फ वही लोग हैं जो उन्हें बायोलॉजिकली जन्म देते हैं, या पेरेंटिंग फॉर पीस का कॉन्सेप्ट ही क्या है? क्योंकि शायद ये सुना नहीं गया है पहले। थैंक यू सारा इस क्वेश्चन के लिए। मुझे बहुत बहुत ज्यादा आनंद मिलेगा इसके बारे में बात करने के लिए। हमें मनुष्य का अवतार जो मिला है, तो उसका एक अलग अलग गोल अगर हम डिफाइन करें कि किसी के पर्सनल गोल्स होते हैं, किसी के प्रोफेशनल गोल्स होते हैं, किसी के एम्बिशंस होते हैं, किसी का कुछ होता है। बट मेरे हिसाब से अक्रॉस द वर्ल्ड सारा इंसानों का एक गोल हमेशा रहा है कि वो हैप्पीनेस की तरफ जाए। तो मेन एक ह्यूमन लाइफ स्पैन का ऐसा लगता है कि वेलबींग है। वेलबींग की तरफ हमारी सबकी आगे हम आगे उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबने अलग अलग रास्ते चुने हैं, बट हम शायद उसी की ओर जा रहे हैं। पेरेंटिंग फॉर पीस, अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो काफी सारे साल पहले मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगी। वो सूरत जोन के डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हुआ करते थे, श्री हसमुख। आप सोचिए कि जीने का तरीका हमें कैसे के लोग देखे गए हैं, कैसी कैसी मूवमेंट्स हमें मिली है। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल होने के कारण उन्होंने अपना पूरा ईयर हार्डकोर क्रिमिनल्स के साथ बिताया, जिन्होंने हम सोच भी ना सके ऐसे ऐसे क्राइम्स किए हैं। वो इंसान आफ्टर 25-30 years ऑफ बीइंग विद दीज हार्डकोर क्रिमिनल्स, उन्होंने सोचा कि ये सारी चीजें रोकी जा सकती है। ये सारा जो पाथ है, ये जो एग्रेशन का, वायलेंस का, एंगर का, क्राइम का, इवेंचुअली जो क्राइम तक लीड करके जाता है, ये सारा पाथ हम कंप्लीटली नाबूद कर सकते हैं अगर हम इसकी शुरुआत पेरेंटिंग से करें। अगर पेरेंट्स को हम कुछ ऐसे टूल्स से इक्विप करें जिसके कारण घर में ही वो शांति की स्थापना करें, तो सोसाइटी में क्राइम होंगे ही नहीं। तो गुजरात में और धीरे धीरे फिर वो इंडिया में बढ़ता गया, उनका ये कैंपेन था पेरेंटिंग पीस। उससे भी पहले 2012 में मार्सी ऑक्सनेस करके एक किताब लिखी गई है, अगर आप गूगल करोगे तो शी हैज रिटन अ बुक ऑन पेरेंटिंग फॉर पीस, हाउ टू रेज पीसफुल चिल्ड्रन, हाउ टू रेज पीसफुल अडल्ट्स। तो एज अ कंसेप्ट सारा ये इतना ज्यादा भी नया कंसेप्ट नहीं है। हाँ, इसके साथ हम एंगेज अभी अभी कर रहे हैं क्योंकि अब हमें इसकी समझ है। मेरे मास्टर स्टूडेंट्स के साथ ये कैंपेन हमने वडोदरा सिटी जहां पे मैं बेस्ड हूँ उनके साथ किया था। तो एक एडवोकेसी जैसा किया था। हम हमारे यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंटल स्कूल में जाके पेरेंट्स से मिलके हमने इन सारे पेरेंट्स को पूछा। सबसे पहले तो उनको पीस के बारे में बताया,
तो सारे पेरेंट्स ने कहा कि हाँ मैडम, हमारा अल्टीमेट एम है कि हम एक पीसफुल सोसाइटी बने, एक वेलबींग। क्योंकि देखो सारा, नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी हमारी वायलेंस की, एग्रेशन की नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती। दैट्स नॉट हु वी आर। पेरेंट ये कौन है? इसका डेफिनेशन मुझे काफी रिस्ट्रिक्टिव लगता था जब मैं पढ़ती थी कि ये बायोलॉजिकल मदर है, ये बायोलॉजिकल फादर है और ये इसके पेरेंट्स हैं। मैं इस डेफिनेशन को बहुत ज्यादा ब्रॉड करना चाहूंगी और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि पूरे अर्थ में एवरीबडी पेरेंट्स, डायरेक्टली या डायरेक्टली। जरूरी नहीं है कि आप बच्चे के साथ कांटेक्ट में डेली बेसिस पर आए। आप पूछेंगे कि मैडम ये तो कैसे हो सकता है? एक टेलर है जो कपड़ा खरीदता है, बच्चों की यूनिफॉर्म सिलता है, क्या वो पेरेंट नहीं है? एक मिल्कमैन है जो सुबह सुबह आके 6 बजे, जब तक वो घर में वो दूध नहीं देगा तब तक उस बच्चे का डेली रूटीन, स्कूल रूटीन शुरू नहीं होता है। बच्चों के छोटी छोटी साइज के क्यूट से चप्पल जो कॉबलर्स बनाते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उनकी बनाई हुई चीज कौन से बच्चे पहनने वाले हैं, क्या करने वाले, बट क्या वो पेरेंट नहीं है? इसमें मुझे एक अफ्रीकन प्रोवर्ब याद आता है जो मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। यानी आज से मैं ये सभी को, आप सभी व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगी कि हम सब पेरेंट्स हैं। Let us include all these people into the well-being of our child। क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि आप बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, बट इन सभी के हेल्प के बिना आपके बच्चे बड़े होने से रहे ठीक से, ये हमें चाहिए होगी। तो when it takes a village to raise a child, why can the village not be a parent to that child? ये हमारा बेसिक फिलॉसफी था जिससे हमने ये कैंपेन शुरू किया था, जिसका नाम हमने पेरेंटिंग फॉर वेलबींग एंड पीस रखा था। और बहुत इंटरेस्टिंगली सारा, हमारे पेरेंट्स ने ही हमें 3-4 इतने ब्यूटीफुल थीम्स दिए हैं जिसके ऊपर आज तक भी हम काम कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से रिसर्च हो रहा है, ये हो रहा है। सबसे पहला थीम मैं शेयर करना चाहूंगी वो था नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। हमें कभी कभी पता नहीं चलता है, लेकिन हमारी भाषा, हम जिस तरीके से वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, इट्स दे से दैट पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। और शब्दों के बाण एक बार चल गए तो वो वापस नहीं खींच सकते। किसी को मारा वो भूल जाएंगे, लेकिन उन्होंने आपसे क्या कहा वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दूसरी चीज है आर्ट ऑफ लिसनिंग। सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। पेरेंट्स हमेशा पीछे पड़े रहते हैं, मैडम ये होमवर्क नहीं करती है, मैडम ये दूध पीता है, मैडम ये रोटी नहीं खाता, ये नहीं खाता। इसमें मैं पेरेंट्स को हमेशा थोड़ा ब्रेक लगाने के लिए, वो मुझे बोलते हैं कि मैडम ये होमवर्क नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, आपके बच्चे ने आपको क्या कहा? पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम उन्होंने कहा कि मुझे अभी नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है, बच्चे ने आपको बताया कि अभी नहीं करना है, फिर आपने क्या कहा उससे? तो पेरेंट्स बोलते हैं मैम हमने कहा कि नहीं 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 तुम्हें करना है। ऐसे 3-4 बार बैक एंड फोर्थ डिस्कशन होता है। तो इसमें मुझे क्वेश्चन ये होता है पेरेंट्स के लिए कि बच्चा तो बहुत क्लियर है, उसके स्टेटमेंट चेंज नहीं हो रहे कि मुझे अभी ये नहीं करना है या मुझे अभी ये दूध नहीं पीना है। सुन कौन नहीं रहा है? हम नहीं सुन रहे। उसके बाद रेसिलियंस सिखाना। हर छोटी छोटी बात में पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं। रेसिलियंस, ऑटोनॉमी, थोड़ा बच्चे को ये हिम्मत देना कि बेटा तुम करो, हिम्मत रख के आगे जाओ, आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। हर एक टाइम पे बच्चे के लिए सब कुछ हम ही करें ऐसा जरूरी नहीं। बट आई थिंक एवरीबडी के पेरेंट, एवरीबडी शुड पेरेंट विथ अवेयरनेस। आई थिंक ये हमारे लिए एक रामबाण है कि हमारा जो गोल है शांत बालक, वहां तक पहुंचने के लिए। थैंक यू सर। इस आंसर में तो इतने पर्सपेक्टिव्स खुल गए, मैं आपको बता नहीं सकती। और इतने सारे टॉपिक्स निकल के आए हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है कि पेरेंट एक तो लिमिटेड नहीं है बायोलॉजिकल पेरेंट को, उसको छोड़ के नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन जो है वो मैं पेरेंट्स को ये बता दूं कि उसका मतलब ये नहीं है कि हम स्टर्न या फर्म नहीं होते बच्चों के साथ या उन्हें बिल्कुल ढील दे देते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी साइंस है जो हम सीख सकते हैं। और हार्टफुलनेस ने ये थोड़ा अडेप्ट किया है, हार्टफुल कम्युनिकेशन बनाया है। इसका एक वेबिनार भी कंडक्ट किया था हिंदी में, वो भी हमारे दर्शक देख सकते हैं और एक बिगिनिंग, एक स्टेप ले सकते हैं इस डायरेक्शन में। सो ये बहुत ही सुंदर आंसर था, इसमें बहुत कुछ जानने मिला हमें। सो अगर हम नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन, अगर हम पीस के बारे में बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मेडिटेशन होता है। आजकल सभी लोग रेकमेंड कर रहे हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए
और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी मेडिटेट करते हैं, कि बच्चों के लिए मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है क्या, और क्या उनकी हेल्प किस तरह से कर सकता है? थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो सारा, बहुत ही सुंदर सवाल है ये। मेडिटेशन, ध्यान, अवेयरनेस, ये मुझे लगता है किसी भी लैंग्वेज के सबसे खूबसूरत वर्ड्स हैं। देखिए, अगर मैं बहुत छोटे, मैं बार बार अर्ली चाइल्डहुड के बारे में ही बात करूंगी क्योंकि वो मेरा स्पेशलाइजेशन है, मेरा पैशन भी है। तो मुझे लगता है कि बच्चा जब जन्म लेता है, इनफैक्ट कंसीव होता है माता के पेट में, जब वो ग्रो कर रहा है, तब से लेके एटलीस्ट 3 साल की जो उम्र है उसकी, तब बच्चा मुझे नेचुरली मेडिटेटिव लगता है। वो बच्चा एक नेचुरल स्टेट ऑफ ब्लिस में रहता है। आप देखिएगा, अगर आपने बच्चों को ऑब्जर्व किया है इस एज में, तो हमेशा वो चीजों को देखने में क्यूरियोसिटी रखते हैं, उन्हें अनुभव करने में। मेडिटेशन क्या है कि जो है जैसा है उसे इसी तरीके से हम अनुभव करें। पेरेंट्स को ध्यान, अवेयरनेस, आनंद, ये 3 चीजें अपने इन्फेंट्स के पास से सीखनी चाहिए कि कैसे विदाउट एनी प्रायर प्री कंसीव्ड नोशंस हम चीजों को जैसी है उसे एंजॉय करना सीखें। रही बात थोड़े बड़े बच्चे, सारा बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो मुझे शेयर करना होता है कि देखिए, यानी ओवरऑल पूरी जो दुनिया में, जिस दुनिया में वो एंटर हो रहे हैं ना, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट से रहते हैं। आपको क्या लगता है बच्चों को ये पसंद आता है? बिल्कुल नहीं। उनको 100% समझ में आता है कि मेरी चीजें करवाने के लिए मुझे किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो डिजोनेंस जो होता है वो जनरली बच्चों के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने कहा नेचुरल स्टेट उनका ब्लिस का है, आनंद का है। तो ये जो डिजोनेंस जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कारण बच्चों में पैदा होती है, तो मुझे लगता है कि सहज के साथ अगर फैमिली इस घर में दिन की 1 मिनट या 2 मिनट शांति से बैठ के अनुभव की तरह अगर मेडिटेशन किया जाए, तो ये 3 साल की उम्र से भी शुरू कर सकते हैं। देखने जाए तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि मेडिटेशन को हमें कंपल्सरीली बट सहजता से एक लाइफ स्किल की तरह बच्चों को सिखाना चाहिए। अर्ली इयर्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा 15-20 साल के बाद उसका रिजल्ट देता है। आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि इतना मेडिटेशन फिर भी इतना गुस्सा कर रहा है, नहीं, ये लॉजिक ठीक नहीं है। आप ये सोचिए कि पहले 8 साल अगर आपने ये एज अ हैबिट बच्चों में डाली जो एज अप्रोप्रिएट है, 8 साल का बच्चा वो कर सकता है जो 3 साल का बच्चा नहीं कर सकता। विद इंक्रीजिंग एज इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें भी ऐड की जा सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस विद फैमिली अगर, तो ये बच्चे जब हॉल में पढ़ने जाएंगे, फ्यूचर स्टडीज के लिए जाएंगे, उनको ये अर्ली इयर्स में उनको ये बॉडी के अंदर सिस्टम क्रिएट की गई है मेडिटेशन की। तो ये बच्चे जो मेडिटेशन नहीं करते हैं उसकी कंपैरिजन में ज्यादा रूटेड रहेंगे। ये नहीं कि जो मेडिटेशन नहीं करते हैं वो सही वाली लाइफ नहीं, बिल्कुल मेरा नहीं है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट का हेल्दी बिहेवियर, तो वो बच्चा भी बहुत ही आराम से अपनी लाइफ जी सकता है। लेकिन हम एज अ ह्यूमन स्पीशीज आज 2020 और 2020 सितंबर 2020 नेक्स्ट 10 इयर्स का अगर मैं एक प्रोजेक्शन अगर दिमाग में आता है, तो मुझे लगता है कि हमें और ज्यादा चैलेंजेस फेस करनी पड़ेंगी। एनवायरनमेंट को हमने जिस तरीके से अब्यूज किया हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जिस तरीके से एक्स्ट्रा प्रेशर्स गिर रहे हैं, अनकंट्रोलेबल डेवलपमेंट, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये बन रही हैं, रोड्स हैं, ये है वो है, तो मुझे लगता है कि हमारा फ्यूचर चैलेंजेस से भरा हुआ होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बिहेवियर्स बच्चों को एज लाइफ स्किल्स दी जाएं तो बहुत जरूरी है। एक चीज हमेशा आप याद रखिए कि पेरेंटल लव, अफेक्शन, जेन्युइन फिजिकल अफेक्शन,
ये बच्चों के ग्रोथ के लिए अनिवार्य है। आप वर्किंग मदर हो सकते हैं, वर्किंग डबल इनकम पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक डे केयर में छोड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बट पेरेंट्स, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि ये जो फिजिकल लव है, जो फिजिकल वार्मथ है, कंफर्ट है, इसके बिना आपके बच्चे हमेशा ही अपने इमोशनल डेवलपमेंट में अधूरापन महसूस करेंगे, और ये अधूरापन उनके आगे की लाइफ में अलग अलग तरीके से बाहर आ सकता है। बिल्कुल ही ऐसा मत मानिए कि आपको वो जब तक 18 साल का नहीं होगा तब तक मुझे पीछे पड़ा रहना पड़ेगा। नहीं, ये चाबी है हमारे पास, इट्स अ सीक्रेट की और अ हैरी पॉटर्स मैजिक वॉन्ड। फर्स्ट 8 years ऑफ लाइफ, अर्ली चाइल्डहुड को आप अच्छे से संभाल लो। बच्चों की जितनी भी नीड्स हैं, उनकी जरूरतें हैं, उन्हें संभाल लीजिए। आप खुद संभल जाइए, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करिए, बच्चों को भी एज अप्रोप्रिएट मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस करवाइए। उसके बाद बहुत कम एफर्ट लगेगी वेलबींग की तरफ जाने के लिए। राइट, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। बैक टू यू सारा। हार्टफुलनेस में एक अभी रिसेंटली स्कूल शुरू किया गया है जिसका नाम हार्टफुलनेस लर्निंग सेंटर है। वो एक इनोवेटिव लर्निंग सेंटर है जो एक बोर्डिंग स्कूल है। बच्चे जो कान्हा शांतिवनम हमारा जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे रहते हैं, और उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उनका जो स्कूल एजुकेशन है वो कुछ अलग ही है। मतलब वहाँ पे बच्चों को फार्मिंग के लिए लेके जाते हैं, पॉटरी के लिए लेके जाते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस जो नेचुरली बच्चों को काम कर दे, शांत कर दे। सो ये बहुत ही एक इनोवेटिव स्कूल शुरू किया है, और इसकी वेबसाइट भी है जो यहाँ लिंक में डाली है। और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो एक सेंटर ऑफ इनोवेशंस माना गया है, क्योंकि पहले तो दाजी ऐसा मानते हैं कि हैप्पीनेस अगर आपका गोल है तो उसका जो एक प्रीकर्सर है वो एक कॉन्टेम्पलेटिव माइंड होता है। और ये कॉन्टेम्पलेटिव माइंड आता है जब आपके पास किसी चीज़ की क्लैरिटी हो। सिर्फ तब आप जाके कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं कि सही चीज़ों के बारे में कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं। और उस क्लैरिटी का प्रीकर्सर मेडिटेशन है, क्योंकि आजकल हमारे पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है। वो एक फोकस्ड माइंड लाना, एक क्लैरिटी लाना, कॉन्टेम्पलेटिव माइंड लाना, उसका सबका प्रीकर्सर मेडिटेशन ही है। छोटे जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं उन्हें डायरेक्टली मेडिटेशन से इंट्रोड्यूस नहीं कराते हैं। एक करिकुलम बनाया गया है जो क्लासेस 1 to 9 के लिए है, जिसमें स्टूडेंट्स के लिए भी एक एक्टिविटी बुक है और टीचर्स के लिए भी लेसन प्लान्स दिए गए हैं। वो एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं और उसमें बहुत इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स है। और ये जो वैल्यू एजुकेशन है उसके कॉन्सेप्ट्स है। डायरेक्टली हम पीस के बारे में बात नहीं करेंगे, हम काइंडनेस के बारे में बात करेंगे, हम यूनिटी के बारे में बात करेंगे, हार्मनी, नेचर। तो बच्चे ना एक तरीके से एक रूटीन में ढल जाते हैं। सो ये बहुत ही एक अच्छा करिकुलम है, और सिर्फ जाके ये क्लास 9 पे एंड नहीं हो जाता है। आगे चल के हेल्थ प्रोग्राम है जो है हार्टफुलनेस एक्सपीरियंस लाइफ पोटेंशियल। ये एक 16 वीक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, क्योंकि आजकल सर्टिफिकेट्स भी बहुत एसेंशियल है ऐसे प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए। तो ये है क्लासेस 10 to 12 के लिए, और बच्चे इनसे भी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। और फाइनली वो वहाँ भी एंड नहीं होता है, और यूनिवर्सिटी लेवल में भी हेल्म प्रोग्राम्स के तौर पे जो है हार्टफुलनेस एनेबल्ड लीडरशिप मास्टरी, जो है एक रेजिलियंस, अपनी लाइफ को खुद के कंट्रोल में लेना, ऐसे मॉड्यूल सिखाता है जो अभी भी डेवलप हो रहा है। पहले 2 सालों के लिए डेवलप हो चुका है। और क्योंकि मैं भी एक ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टूडेंट हूँ, मैं ये जानती हूँ कि सिर्फ बच्चों के साथ काम करना हमारे लिए टोटली फ्रूट बेयर नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक एनवायरनमेंट में रहते हैं। ज़्यादा करके समय वो जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स के साथ, और आगे पेरेंट्स और टीचर्स के साथ वो वक्त बट जाता है। तो टीचर्स के लिए हमारे प्रोग्राम्स है जो है इंस्पायर, इंटीग्रेट, इंटेंसिफाई, इंक्लूड, इन्वॉल्व। ये सारी जो प्रैक्टिसेस है वो टीचर्स को हार्टफुल टीचर्स बनाती हैं। और पेरेंट्स के लिए भी हमारे प्रोग्राम्स है, जैसे जॉय ऑफ पेरेंटिंग। सिर्फ कंसेप्शन से नहीं, कंसेप्शन के पहले जो पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है
उस पे भी फोकस करता है, प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे फोकस करता है, और आगे चल के अर्ली ईयर्स पे कि हम एक हार्टफुल पेरेंट बने। और हमारे काफ़ी प्रोग्राम्स चलते रहते हैं जो वेरियस गवर्नमेंट सेक्टर्स, स्कूल सेक्टर्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट्स, क्योंकि हम सब पेरेंट्स हैं, एज यू सेड, कि पेरेंटिंग फॉर पीस किसी एक इंसान के लिए नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स के साथ या बच्चों के साथ या टीचर्स के साथ करें। ये एक पूरी कम्युनिटी, ये जो पूरी कम्युनिटी में पीस फैलाना है हमें, तो हमें हर लेवल पे काम करना होगा, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना होगा। तो हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट, हार्टफुलनेस प्रैक्टिसेस का यही एम है। और हमें बहुत अच्छा लगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट और ये जो हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट है वो बहुत ही क्लोज लाइंस पे काम करते हैं। सो दोनों के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स, हमारी ऑडियंस, हार्टफुलनेस के लिए ये ह्यूमन डेवलपमेंट की नॉलेज जानना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक कॉन्फ्लुएंस है ये वेबिनार। सो आगे बढ़ते हुए हम हार्टफुलनेस का रिलैक्सेशन और मेडिटेशन एक्सपीरियंस करेंगे। हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन हम बच्चों के साथ करते हैं, काफ़ी छोटे बच्चों के साथ 3 या 4 साल की उम्र से हम 14 साल की उम्र तक रिलैक्सेशन करवाते हैं, और 15 साल की उम्र से हम मेडिटेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वो 15 साल की उम्र है जब बच्चे 10th में होते हैं, तब उन्हें स्ट्रेस बिल्ड होना शुरू होता है। तो हम उसे उसी लेवल पे काट दें वो स्ट्रेस को, एक तरीका दें वो स्ट्रेस का सामना करना। तो जो भी पेरेंट्स ये देख रहे हैं वो ये रिलैक्सेशन, ये मेडिटेटिव टेक्निक्स अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने आप के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो हम ये अनुभव की ओर बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए, कोई स्ट्रिक्ट पोस्चर नहीं है। अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की ओर ले जाएं और उन्हें तनाव मुक्त कर दें, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अपना ध्यान अपने पैरों के नीचे के हिस्से पे लाएं। महसूस करें कि धरती की जो ऊर्जा है, जो हीलिंग एनर्जी है, वो आपके पैरों से अंदर आपकी एड़ी, आपकी जो काफ मसल्स हैं, घुटने से ऊपर जा रही है, और आपका पैर बिल्कुल आराम में है, रिलैक्स्ड है, तनाव मुक्त है। धरती की ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है, आपकी जांघ के ऊपर जा रही है, आपकी जांघ बिल्कुल आराम मग्न है। अपना ध्यान अपने बैठक पर ले आएं, अपने बैठक को तनाव मुक्त कर दें और महसूस करें कि आप आराम में लय हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक आपके पूरे पैर आराम के भाव में विलीन हैं। धरती की ये ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है आपके पेट की ओर। आपके पेट की स्नायु, मसल्स को आराम दीजिए। आपका पेट, कमर, साइड्स पूरी तरीके से आराम में है।
अपना ध्यान अपनी छाती की ओर ले आएं। अपनी छाती को तनाव मुक्त होता महसूस करें। धरती की ये ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है। आपका पीठ का निचला हिस्सा, ऊपर का भाग, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को आराम मिल रहा है और तनाव मुक्त है। अपना ध्यान अपने कंधों पर ले आए। महसूस करें कि आपके कंधे जैसे पिघल रहे हों, पूरी तरह से तनाव मुक्त हो रहे हैं। ध्यान अपनी बाहों पे, अपनी कोहनी पे, हाथ और हथेलियों पे ले आएं। ऊपर से लेके नीचे तक आपके पूरे हाथ तनाव मुक्त हैं, आराम के सुखद एहसास में लीन हैं। आपके कंधों से आपकी उंगलियों के पोर यानी फिंगर टिप्स तक आपके पूरे हाथ आराम मग्न हैं। अब अपना ध्यान अपने गले पे ले आएं। यदि आपके गले में कोई स्ट्रेस या टेंशन है, उसे रिलीज कर दें। आपके गले को आराम मिल रहा है। धरती की ये ऊर्जा आपके पूरे चेहरे में जा रही है। आपका मुंह, आपका जबड़ा, आपके गाल, आपकी नाक, आपका माथा, आंखें बिल्कुल हल्के से बंद हैं। आपका सिर का शिखर, सभी को आराम मिल रहा है। ऊपर से लेकर नीचे तक आपका पूरा शरीर आराम के भाव में लय है। यदि किसी भी शरीर के अंग में कोई टेंशन है, कोई तनाव है, उसे रिलीज कर दें। अब अपना ध्यान अपने हृदय पे टिकाएं। अपने हृदय की मसल्स को रिलैक्स कर दें। महसूस करें कि आपका हृदय प्रेममय और प्रकाशमय है। It is filled with love and light. और ये प्रेम और प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है।
अब हम इस विचार के साथ ध्यान करेंगे कि दिव्य प्रकाश मेरे हृदय में मौजूद है और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हल्के से नजर अपने हृदय पर टिकाए रखें। यदि ध्यान भटकता है तो सहज और सौम्य भाव से फिर से हृदय की ओर ले आएं।
आप जब भी तैयार हो, आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा आपको ध्यान का ये अनुभव? It was beautiful, Sarah. Thank you for taking me through it. बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप हमारे साथ आज जुड़े हैं इस वेबिनार में, इस मेडिटेशन के सेशन में। आप, डॉक्टर नमिता और हमारे सारे दर्शक, हमें बहुत खुशी हुई है। और इस वेबिनार के अंत में हम अपने कुछ रिसोर्सेज डिस्प्ले करेंगे। And thank you, Sarah, for this beautiful moment today. And पूरी हार्टफुलनेस टीम को भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप ये काम चालू रखिए, जितना हो सके उतना लोगों तक पहुंचाते रहिए। मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हमेशा रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। आप सभी को धन्यवाद कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, और अगले वक्त भी जुड़े रहिएगा। और शुभ रात्रि।